बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज मैं बात करने वाला हूं जानवरों की सबसे ख़तरनाक बीमारी मास्टाइटिस के बारे में। जैसा कि मेरे अक्सर वेटरनरी डॉक्टर भाई जानते हैं कि जो मास्टाइटिस है जानवर की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और मुतअद्दी बीमारी है। इसे हम किसी भी फार्मर का मुआशी कातिल भी कहते हैं। मुआशी कातिल क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बीमारी जब भी किसी जानवर में आती है तो सबसे पहले तो उसकी जो मेडिसिन कास्ट है, डॉक्टर की जो फीस है, उसके अलावा इसमें इतने किस्म के जरासीम इन्वॉल्व है। इसके अंदर वायरस शामिल है, इसके अंदर बैक्टीरिया शामिल है, इसके अंदर फंगस शामिल है, इसके अंदर यीस्ट शामिल है। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसकी वजूहात हैं। और इन सारी वजूहात में से किसी खास वजह को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो फिर उसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन यूज करनी पड़ती हैं। तो मेडिसिन की कास्ट जो है वो काफी सारी आ जाती है। अगर इसकी काज में बैक्टीरिया को देखें तो तकरीबन 137 और प्लस इससे भी ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व हैं मास्टाइटिस को फैलाने में। तो इतनी खतरनाक बीमारी है तो ज़ाहिर बात है ये किसान भाई की मुआशी कातिल है। तो इस बीमारी की बर वक्त तशखीस और इसका बर वक्त इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मास्टाइटिस तो काफ़ी सारी बैक्टीरियाज हैं जो मास्टाइटिस काज करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अपने वेटरनरी डॉक्टर भाइयों को स्टेफ ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है जो वो मास्टाइटिस फैलाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर भी हम जो सबसे पर एक्यूट फॉर्म है मास्टाइटिस की, जो कि स्टेफिलोकोकस कोगुलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, उसके बारे में इस मीडियम में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं कि स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये जो है किसी भी जानवर के थन के ऊपर, उसके नथनों के ऊपर और उसके मजल के ऊपर ये खुद को ग्रो करता है। वहां पर इसका हैबिटेट है, ये उधर का रहने वाला है। और इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं क्योंकि जब भी इसे मौका मिलता है तो ये अपने आप को टीट के अंदर दाखिल कर लेता है। तो इस बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया इस वजह से बोलते हैं। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया जो है ये जो जब भी थन के अंदर जाता है तो वहां पर ये प्रोटीन टॉक्सिन्स रिलीज करता है और वहां पर अब्सेस बना लेता है। और जब अब्सेस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी अब्सेस बनती है तो किसी भी एंटीबायोटिक का असर इसके ऊपर नहीं होता। तो ये बड़ा ही खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो स्टेफिलोकोकस की पर एक्यूट फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये फैलता किस तरह है, ये फैल कर क्या अंदर जाकर थन के अंदर क्या अलामतें शो करता है, वहां पर ये क्या डिस्ट्रक्शन करता है। तो उसके पहले हम डिस्कस करेंगे। जब भी मौका मिलता है स्टेफिलोकोकस को थन के अंदर दाखिल होने का, तो वहां पर ये दाखिल होकर सबसे पहले जो है जो टीट लाइनिंग है जिसे हम टीट सिस्टम कहते हैं, वहां पर ये कॉलोनिया बनाता है। जो थन वाला हिस्सा होता है, जो अडर से नीचे थन वाला हिस्सा जिसे हम टीट सिस्टम बोलते हैं, वहां पर ये खुद को ग्रो करता है। फिर वहां से ये मूव करता है आगे टीट ग्लैंड सिस्टम की तरफ, जो हैवाने वाला हिस्सा है। यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन जब ये खुद की एंट्री करता है डक्ट सिस्टम में एल्वियोलाई के अंदर, तो वहां पर जाकर ये तबाही मचाता है। इतनी तबाही मचाता है कि वहां पर जाकर ये अब्सेस बनाता है, सेलोलाइटिस काज करता है। तो जिसकी वजह से ये अपने गिर्द जब अब्सेस बनती है तो इसके गिर्द एक लेयर बन जाती है। जब भी कोई एंटीबायोटिक हम लगाते हैं तो एंटीबायोटिक जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके ना पहुंचने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। और दूसरी बात, ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग मायोएपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर जाकर ये
क्लॉट बनाता है, और जब क्लॉट बनाता है तो जितनी भी डक्ट्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स हैं, वो बंद हो जाती हैं। और जब भी आप ऐसे थन से दूध निकालेंगे तो दूध तो नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर से फाइब्रन निकलेगी, क्लॉट निकलेंगे, फुटकड़ियां निकलेंगी। तो ये इतना खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया है। अब जो स्टेफिलोकोकस की पर एक्यूट फॉर्म है, उसमें कौन सी अलामतें आती हैं, ये आगे डिस्कस करते हैं। अक्सर मेरे वेटरी डॉक्टर्स भाई जो हैं वो फील्ड में देखते हैं, कभी कभी ऐसा मास्टाइटिस का केस आ जाता है कि थन हवाने की एक साइड जो है वो यकदम सूज हो जाती है, इतनी हाथ लगाने पे इतनी सख्त हो जाती है कि जानवर पेन फील करता है। और जिस साइड पे ये सोजिश होती है, उस साइड की जो टांग है, पिछली टांग है, जानवर उस टांग से लगड़ाना शुरू कर देता है। और उसके अलावा उस जानवर के अंदर बुखार भी हो जाता है, और जानवर जो है वो खाना पीना भी कम कर देता है। वरना कोई भी ऐसी मास्टाइटिस नहीं है जिसके अंदर जानवर को बुखार हो जाए या खाना पीना कम कर जाए, लेकिन इसके अंदर ये हो जाता है। और उसके अलावा जो थनों के ऊपर जो है वो ब्लूइश ब्लूइश या रेड रंग कलर की ऊपर सोजन बन जाती है, बहुत ही ब्लूइश कलर की अडर की कलरेशन हो जाती है जिस साइड पे ये अटैक करता है। और ये जिस साइड पे अटैक करेगा वही जगह जो है वो सख्त और हार्ड या ब्लूइश हो जाएगी, और जो दूसरी थन हवाने का दूसरी साइड है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये है इसकी अलामतें। और जब उस थन से आप दूध निकालेंगे तो एक तो जानवर जो है वो दर्द महसूस करेगा, और दूसरा वहां से जो थन के अंदर से दूध की जगह से या क्लाट आना शुरू हो जाएंगे या फाइब्रन आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हैं इस मास्टाइटिस की अलामतें, जो कि स्टेफिलोकोकस कोगुलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया काज करता है। और सबसे बड़ी बात, ये गैंग्रीन आगे जब हम उसका ट्रीट नहीं करते तो ये आगे जाकर गैंग्रीन बन जाती है। जब गैंग्रीन जो है वो जहरी बात है, वो स्लफिंग की तरफ जाती है, तो हैवाना जो है वो जाया हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्योंकि ये डक्ट्स को जितने भी उसके अंदर शामिल होता है, तो ये आगे जाकर मिल्क वेन की थ्रोम्बोसिस भी कर देता है। तो वहां पर कभी कभार आप ये देखें कि हवाने के जो अगली साइड है जहां पर मिल्क वेन होती है, उसके ऊपर भी काफी सारी सोज होती है, जो कि नॉर्मल नहीं होती। इकोलाई के केसेस में होती है, लेकिन ये मिल्क वेन के ऊपर होती है, तो वहां पर थ्रोम्बस बनी होती है, तो वहां पर अंदर ब्लड के अंदर क्लाट पैदा कर देता है, क्योंकि ये प्रोटीन टॉक्सिन रिलीज करता है। तो ये इसकी जो बहुत ही बुरी खसूसियात हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी ड्रग जो है वो असर नहीं करती। तो आगे बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है, जाहिर बात है, ये बड़ा ही सख्त किस्म का बैक्टीरिया है, किसी भी जो एंटीबायोटिक का उसको रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि जब भी एंटीबायोटिक इंजेक्ट करते हैं तो ये खुद को एल शेप में कन्वर्ट कर लेता है, और उस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, या एब्सेस बना लेता है, तो एंटीबायोटिक जो है उस तक नहीं पहुंच पाती। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इसकी पिरलामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ड्रग क्योंकि पिरलामाइसिन जो है वो डीप टिश्यू पेनिट्रेशन करती है, सॉफ्ट टिश्यू पेनिट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम करती है, लेकिन पिरलामाइसिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप सिफोपैराजोन भी यूज़ कर सकते हैं। सिफोपैराजोन प्लस सल्बैक्टम जो है इंजेक्शन, ये ह्यूमन साइड पे भी आता है, वो आप यूज कर लें। और उसके अलावा अगर थोड़ा सा फौरन अगर आप ट्रीट करें तो एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन भी आप यूज कर सकते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो ये एंटीबायोटिक जो है इस पे काम करेंगे। अब क्योंकि टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो वहां पर हमें नसेड्स यूज करने पड़ेंगे, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप जो है फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन वो बेस्ट रहेगा, या आप कीटोप्रोफेन स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। अगर तो मार्केट में काफी प्रिपरेशन अवेलेबल है फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन में भी और कीटोप्रोफेन में भी, जो आपको के करीब अवेलेबल वो आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, इम्यूनिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है कोई इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी इनहांसर भी जरूरत है। तो उसके लिए विटामिन ई, सेलेनियम
प्लस मल्टीविटामिन के इंजेक्शन भी इसमें ऐड करें डेली की बुनियाद पर। और उसकी डोज जो है वो रिकमेंडेशन ऊपर लिखी होती है, उसके मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आप चौथी चीज करेंगे वो आप इंट्रा मेमोरी लॉन्ग एक्टिंग इंट्रा मेमोरी ट्यूब जो है, अगर सीफापेराजोन की ट्यूबें मौजूद हैं तो वो अपने थनों में जो इन्फेक्टेड थन है उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्लोक्सासिलिन और एम्पिसिलिन या अमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन की कोई भी इंट्रा मेमोरी ट्यूब प्रिपरेशन मिल जाती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे जब ज्यादा केस क्रोनिक हो जाता है, जब ज्यादा मसला हो जाता है, तो उसके लिए जब हम गैंग्रीन बन जाती है तो गैंग्रीन के लिए इसका टकोर करें, गर्म जो है कपड़ा उसको लेकर 2 से 3 दफा टकोर करें ताकि गैंग्रीन आगे ना फैले। और उसके अलावा क्योंकि थ्रोम्बस का इशू भी बन जाता है तो आप जो है मार्केट से ह्यूमन साइड पे हेपारिन सोडियम जेल मिलती है, उसका ऊपर पेस्ट करें तो उससे जो है कोआगुलेशन जो थ्रोम्बोसिस का इशू है वो भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा आप मार्केट में जो टिश्यू रिपेयरिंग एंजाइम्स भी आते हैं, जैसा कि ट्रिप्सन है, कैमोट्रिप्सन है, कैमोराल टेबलेट्स आती हैं इस फॉर्म में, तो वो आप भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप करके जो है अपने थन को, जानवर के जो थन को बचा सकते हैं। अगर केस ज्यादा सीरियस हो जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरिस का, तो इस सूरत में ज़ाहिर बात है हमें उस थन को ड्राई करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने उस थन को या उस क्वार्टर को जहाँ पर इसका अटैक हुआ है उसको अच्छी तरह खाली लाजमन करना है, चाहे आपको ऑक्सीटोसिन टीका लगाकर ही क्यों ना खाली करना पड़े। तो उसके अंदर कोई चीज रहने नहीं देनी, कोई भी आपने ब्लड क्लॉट कोशिश करनी है जितना हो वो निकल सके। अच्छा, अगर हम ये आगे गैंग्रीन की तरफ चली जाती है तो ज़ाहिर बात है तो हिस्सा वो ज़ाया हो जाएगा, तो हमें उस स्थान को ड्राई करना पड़ेगा। तो और जानवर जो है फिर कलिंग की साइड पे मूव करेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो हम इसको कंट्रोल किस तरह करें। एक कंट्रोल हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेफिलोकोकस मुतअद्दी कंटेजियस बैक्टीरिया है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। तो उसका सोर्स, अगर आप मिल्किंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मिल्किंग का सोर्स हो सकता है। उसके अलावा अगर बंदा दूध दो रहा है तो उसका हाथ हो सकता है, या जिस कपड़े से हम उसको अडर को वॉश कर रहे हैं तो वो हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं जितनी हैं हम उनको साफ करके और अपना एनवायरनमेंट को हाइजीनिक करके ही स्टेफिलोकोकस के इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। शुक्रिया।